एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग अपगार कंपोनेंट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल विदाउट स्टिमुलेशन। निम्न में से कौन सा ऐसा अपगार का कंपोनेंट है जो कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते विदाउट स्टिमुलेशन, मतलब कि उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती ही है। ऑप्शन ए हार्ट रेट, ऑप्शन बी ग्रिमेस रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रिमेस रिस्पॉन्स। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन ए की, हार्ट रेट। हार्ट रेट को हम ऑस्कल्टेट करके सुन सकते हैं, इसके लिए हमें स्टिमुलेशन नहीं चाहिए। ग्रिमेस रिस्पॉन्स को असेस करने के लिए स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फ्लिकिंग ऑफ द फुट, यह हमारा स्टिमुलेशन रहेगा जिससे हम ग्रिमेस रिस्पॉन्स को नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कलर। कलर को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्टिमुलेशन जरूरत नहीं होती है। रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात कर सकते हैं, तो इसे देखकर और सुनकर दोनों ही तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था कि स्टिमुलेशन किसके अंदर चाहिए होता है, तो वो होता है हमारा ग्रिमेस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द रूल ऑफ 9 फॉर वंस बोथ लेग अकाउंट फॉर। आपने देखा होगा जब हम रूल ऑफ 9 पढ़ते हैं तो उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है। अगर हमें यहाँ पर पूछा गया कि दोनों लेग फुल लेग्स बर्न है, तो हमारा रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन क्या रहेगा। ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 36%, ऑप्शन डी 27%। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 36%। हमने जब देखा है कि रूल ऑफ 9 पढ़ते हैं तब हमारा एक फुल लेग का जो परसेंटेज होता है वो 18% होता है। हमें यहाँ पर दोनों लेग दिए गए हैं और दोनों फुल लेग हैं, तो हमारा परसेंटेज जो रहेगा आपको 18 + 18 प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 36%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इफेक्टिव डिफिब्रिलेशन इन ए कार्डियक अरेस्ट पेशेंट। निम्न में से कौन सा हमें यह इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो डिफिब्रिलेशन है वो इफेक्टिव रहा है इन ए कार्डियक अरेस्ट पेशेंट के अंदर। ऑप्शन ए एसिस्टोल अपीयर्स ऑन मॉनिटर, ऑप्शन बी पेशेंट स्टार्ट्स मूविंग स्पॉन्टेनियसली, ऑप्शन सी ईसीजी शोज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया ऑन मॉनिटर। राइट आंसर रहेगा हमारे पर ऑप्शन बी पेशेंट स्टार्ट्स मूविंग स्पॉन्टेनियसली। अगर स्पॉन्टेनियसली सर्कुलेशन रिटर्न आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डिफिब्रिलेशन था वो इफेक्टिव है। अब डिफिब्रिलेशन इफेक्टिव है यानी इसे आइडेंटिफाई करने के 3 वे होते हैं। सबसे फर्स्ट, या तो रिटर्न ऑफ पल्स है, पाल्पेबल पल्स हमें रिटर्न आ गई है तो उसे हम कहते हैं कि हमारा डिफिब्रिलेशन इफेक्टिव है। सेकंड है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंप्रूव हो रहा है, तो तब भी हम कहेंगे कि हमारा डिफिब्रिलेटर इफेक्टिव रहा है। उसके बाद आता है हमारा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अगर पर्सन स्पॉन्टेनियसली मूव करने लग गया है तो वो भी हमारा इफेक्टिव डिफिब्रिलेशन का इंडिकेट है। हमें इन तीनों में से यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मूव वाला ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर कंसिडर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंडीशन शोज पल्सेस पैराडॉक्सस। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की हमें पल्सेस पैराडॉक्सस देखने को मिलता है। ऑप्शन ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ऑप्शन बी कार्डियक टैम्पोनेट, ऑप्शन सी पेरिकार्डाइटिस, ऑप्शन डी हार्ट फेलियर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कार्डियक टैम्पोनेट। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन में पल्सेस पैराडॉक्सस प्रेजेंट नहीं होता है। कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर पल्सेस पैराडॉक्सस प्रेजेंट होता है। कार्डियक टेम्पोनेट जो डिजीज होती है उसका क्लासिक साइन है पल्सेस पैराडॉक्सस। कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर क्या होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर के अंदर वेरिएशन आता है जिससे जो कार्डियक फीलिंग है वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है और इसकी वजह से डेवलप होता है पल्सेस पैराडॉक्सस। नेक्स्ट आप देखेंगे पेरिकार्डाइटिस को। पेरिकार्डाइटिस के अंदर भी पल्सेस पैराडॉक्सस प्रेजेंट हो सकता है, बट यह बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी की हम बात करते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड आयोर्टिक डिसेक्शन। अगर हमारा जो आयोर्टिक डिसेक्शन है वो अनट्रीटेड रहता है तो उसकी वजह से कौन सा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन ए पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन बी आयोर्टिक रप्चर, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी ब्रोंकोस्पाज्म। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयोर्टिक रप्चर। आयोर्टिक रप्चर से मेसिव हेमरेज होगा जो कि और भी ज्यादा फेटल कंडीशन है। आयोर्टा के रप्चर होने से क्या होता है, हीमोपेरिकार्डियम और हीमोथोरेक्स डेवलप हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, शॉक की कंडीशन लीड होती है और डेथ तक हो सकती है। इसीलिए अनट्रीटेड आयोर्टिक डिसेक्शन का लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो रहता है हमारा वो होता है आयोर्टिक रप्चर।
चलिए, अब हमने सबसे फर्स्ट सेक्शन जो देखा था उसके अंदर था हमारा एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस के 5 क्वेश्चंस। अब हम देखने वाले हैं फार्मेकोलॉजी एंड मेडिकेशन सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, ए पेशेंट ऑन डिजॉक्सिन शोज कंफ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया एंड विजुअल हेलोस, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। एक पेशेंट है हमारा जो कि डिजॉक्सिन ले रहा था, एट प्रेजेंट उसको कंफ्यूजन है, ब्रेडिकार्डिया है और विजुअल हेलोस प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एट्रोपिन, ऑप्शन बी होल्ड डिजॉक्सिन एंड चेक पोटेशियम लेवल, ऑप्शन सी कंटिन्यू ड्रग एंड रियासिस, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर पोटेशियम क्लोराइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होल्ड डिजॉक्सिन एंड चेक पोटेशियम लेवल। सबसे फर्स्ट हम ऑप्शन ए देखेंगे, एडमिनिस्टर एट्रोपिन। एट्रोपिन को हम कब एडमिनिस्टर करेंगे? जब हमारे पास सीवियर ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो गया हो, तब यहाँ पर एट्रोपिन का रोल रहेगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन है हमारे यहाँ पर कंफ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया और विजुअल हेलोस। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहेगा कि हमें डिजॉक्सिन की मेडिसिन को होल्ड करना है और इसके बाद हमें पोटेशियम का लेवल चेक करना है। ऑप्शन सी कंटिन्यू ड्रग एंड रियासिस, हमें यहाँ पर सिम्टम टॉक्सिसिटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमारा डिजॉक्सिन को कंटिन्यू करने का तो सवाल ही नहीं है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो यह बिल्कुल अनसेफ रहेगा। ऑप्शन डी एडमिनिस्टर पोटेशियम क्लोराइड, सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर करने पहले हमें पोटेशियम का लेवल चेक करना होगा। अगर वो हमने चेक नहीं किया तो हम मिसलीड कर सकते हैं इंटरवेंशन से। इसीलिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, डिजॉक्सिन को होल्ड करना है और फिर पोटेशियम का लेवल चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफाम्पिसिन कॉजेज विच कैरेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट। रिफाम्पिसिन की वजह से कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ब्लू यूरिन, ऑप्शन बी रेड ऑरेंज बॉडी सिक्रेशंस, ऑप्शन सी मेटालिक टेस्ट, ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रेड ऑरेंज बॉडी सिक्रेशंस। रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट है रेड ऑरेंज कलर बॉडी सिक्रेशंस। यह कॉमन साइन है और यह बिनाइन साइन के अंदर आता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू यूरिन, मेटालिक टेस्ट और ब्रेडिकार्डिया, यह साइड इफेक्ट हमें रिफाम्पिसिन मेडिसिन के साथ में नहीं देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड। निम्न में से कौन सा एमाइनोग्लाइकोसाइड का साइड इफेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन डी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया एमाइनोग्लाइकोसाइड का साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा एमाइनोग्लाइकोसाइड के साइड इफेक्ट में हमको देखने को मिलता है ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसी के साथ ही न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज मैनेज्ड बाय। हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है उसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग हेपेरिन डोज, ऑप्शन बी स्टॉपिंग हेपेरिन एंड स्टार्टिंग वारफेरिन, ऑप्शन सी स्टॉपिंग हेपेरिन एंड स्टार्टिंग डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ऑप्शन डी गिविंग विटामिन के। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्टॉपिंग हेपेरिन एंड स्टार्टिंग डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक सीरियस साइड इफेक्ट है हेपेरिन थेरेपी का। इसे मैनेज करने के लिए हमें इमीडिएटली स्टॉप करना होगा हेपेरिन को और अल्टरनेटिव एंटीकोएगुलेशन जैसे कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन ओवरडोज। एसिटामिनोफेन का ओवरडोज हो जाता है तो हमारा स्पेसिफिक एंटीडोट हम कौन सा यूज में लेंगे? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी नालोक्सोन, ऑप्शन सी एन-एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन डी फ्लुमाजेनिल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एन-एसिटाइलसिस्टीन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए एट्रोपिन की हम बात करते हैं। एट्रोपिन को हम यूज में लेते हैं ओपी पॉइजनिंग में। नालोक्सोन जो होता है वह हमारा ओपियोइड ओवरडोज के अंदर एंटीडोट होता है। एन-एसिटाइलसिस्टीन हम यहाँ पर एसिटामिनोफेन के ओवरडोज के अंदर देंगे। और लास्ट है हमारा फ्लुमाजेनिल। फ्लुमाजेनिल जो है बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज के अंदर यूज में लिया जाता है। यह तो थे हमारे 5 क्वेश्चंस फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज बीइंग असेस्ड, व्हिच फाइंडिंग शुड द नर्स रिपोर्ट इमीडिएटली। एक चाइल्ड है हमारा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला, उसका असेसमेंट कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी फाइंडिंग होगी जिसे कि हमें नर्स को रिपोर्ट करना है इमीडिएटली? ऑप्शन ए हिमेचुरिया, ऑप्शन बी एलिवेटेड बीपी,
ऑप्शन सी डिक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन डी स्लाइट पेरिऑर्बिटल एडिमा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एलिवेटेड बीपी। सबसे फर्स्ट हम ऑप्शन ए हिमेचुरिया की बात करेंगे। हिमेचुरिया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का एक कॉमन सिम्टम है, इसे इमीडिएटली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो वहां पर हमें हिमेचुरिया प्रेजेंट देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिवेटेड बीपी की। अगर बीपी काफी एलिवेटेड है तो इससे क्या होता है, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी हो सकती है और इसीलिए एलिवेटेड बीपी को हम इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं ताकि हम इसे इमीडिएटली मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज्ड एपेटाइट। डिक्रीज्ड एपेटाइट को भी इमीडिएट रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन डी स्लाइट पेरिऑर्बिटल एडिमा की बात करें तो यह भी हिमेचुरिया की तरह पेरिऑर्बिटल एडिमा भी इसका कॉमन साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। At what age is the first dose of pentavalent vaccine given under the Universal Immunization Program in India? Under the UIP हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होता है उसका फर्स्ट डोज हम कब देते हैं? ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी 6 वीक्स, ऑप्शन सी 9 वीक्स, ऑप्शन डी 10 वीक्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 6 वीक। फर्स्ट पेंटावेलेंट वैक्सीन 6 वीक पर एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं एट बर्थ कौन से वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं? बीसीजी एट बर्थ दिया जाता है, ओपीवी का 0 डोज एट बर्थ देते हैं। इसी के साथ ही हेपेटाइटिस बी भी विद इन 24 आवर्स एट बर्थ दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 वीक पर जो होता है हमारा पेंटावेलेंट का हम फर्स्ट डोज दे सकते हैं। 9 वीक्स की हम बात करते हैं तो 9 वीक्स इज नॉट ए स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन एज। 10 वीक की हम बात करें तो 10 वीक पर जो होता है हमारा पेंटावेलेंट का सेकंड डोज दिया जाता है। पेंटावेलेंट के टोटल 3 डोज होते हैं। सबसे फर्स्ट आप देंगे 6 वीक पर, सेकंड आएगा 10 वीक पर और थर्ड डोज जो आएगा वो 14 वीक पर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाई आर प्रीटर्म नियोनेट्स एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग फोटोथेरेपी? प्रीटर्म नियोनेट्स के अंदर ड्यूरिंग फोटोथेरेपी जो होता है कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा रहता है, क्यों? ऑप्शन ए दे हैव मोर एफिशिएंट लिवर कॉन्जुगेशन, दे हैव थिनर स्किन एंड इमैच्योर। ऑप्शन सी देयर बिलिरुबिन लेवल्स आर यूजुअली लोअर, ऑप्शन डी दे हैव हायर लाइट टॉलरेंस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी दे हैव थिनर स्किन एंड इमैच्योर थर्मो रेगुलेशन। प्रीटर्म बेबीज के अंदर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए दे हैव मोर प्रॉन लिवर कॉन्जुगेशन, यह राइट आंसर नहीं है क्योंकि इनका जो लिवर होता है वो इमैच्योर होता है। इनके अंदर जो स्किन होती है वो थीन होती है, इसी के साथ इनका थर्मो रेगुलेशन भी इमैच्योर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर डिहाइड्रेशन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं और बहुत ही जल्दी इनके अंदर हाइपोथर्मिया या फिर हाइपरथर्मिया डेवलप हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, देयर बिलिरुबिन लेवल्स आर यूजुअली लोअर, जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनके अंदर हायर लेवल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दे हैव हायर लाइट टॉलरेंस, तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है। प्रीटर्म बेबीज बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें फोटोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर ऑक्सीजन हुड थेरेपी? आपने देखा होगा नियोनेट्स के अंदर जो होता है ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए ऑक्सीजन हुड को यूज में लेते हैं। अगर हमने ऑक्सीजन हुड जो है उसे इम्प्रॉपर फिट किया तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन बी CO2 एक्यूमुलेशन एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी नियोनेटल जॉन्डिस, ऑप्शन डी एनीमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी CO2 एक्यूमुलेशन एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं हाइपरनेट्रेमिया जो होता है वह रिलेटेड है डिहाइड्रेशन से, ना कि ऑक्सीजन थेरेपी से। ऑक्सीजन हुड जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, अगर हमने उसे इम्प्रॉपर फिट किया है या फिर उसका फ्लो रेट काफी कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, CO2 जो होगी वो हुड के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगा। नियोनेटल जॉन्डिस की बात करते हैं तो जॉन्डिस और एनीमिया दो है, यह दोनों ही इट इज नॉट ए डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन हुड थेरेपी। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द NICU to stimulate breathing in premature infants with apnea of prematurity? यहाँ पर apnea of prematurity जो होती है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के अंदर होती है। यहाँ पर NICU के अंदर इनकी ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करने के लिए हम कौन से ड्रग है जिसे कि यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए डायजेपाम, ऑप्शन बी कैफीन साइट्रेट, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी फुरोसेमाइड। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कैफीन साइट्रेट। डायजेपाम जो होती है हमारी एक सेडेटिव है, नॉट यूज्ड इन यूनिट्स फॉर पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एपनिया। कैफीन साइट्रेट यह एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है जो कि इंप्रूव करता है सेंट्रल एपनिया इन प्रीटर्म्स। यह कैपनिया नाम से आपको मिलता है, यह ऑरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं और आईवी भी इसे एडमिनिस्टर किया जा सकता है। एट्रोपिन की हम बात करते हैं तो एट्रोपिन जो होती है यूज में ली जाती है फॉर ट्रीटिंग ब्रेडिकार्डिया।
फुरोसेमाइड जो कि हमारा डायूरेटिक है, यह भी स्टिमुलेंट की तरह काम नहीं करता है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम देखने वाले अब साइकेट्रिक नर्सिंग के क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नेगेटिव सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया का कौन सा नेगेटिव सिम्टम है? ऑप्शन ए हैलुसिनेशन, ऑप्शन बी डेल्यूशन, ऑप्शन सी एवोल्यूशन, ऑप्शन डी थॉट इंसर्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एवोल्यूशन। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। शिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स की, तो उसके अंदर आता है हैलुसिनेटिंग विजुअली, हैलुसिनेटिंग ऑडिबली, डेल्यूशनल थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, एजिटेटेड और रिपीटेटिव मूवमेंट्स। यह सारे जो होते हैं हमारे पॉजिटिव सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया है। वही हम बात करने वाले नेगेटिव सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया की, तो उसके अंदर आता है फ्लैट इफेक्ट, जैसे कि मोनोटोनस ऑलमोस्ट रोबोटिक स्पीच, एनहेडोनिया, पेशेंट्स फील नो प्रेशर, एक्सट्रीम आइसोलेशन और रिसेंबल क्लिनिकल डिप्रेशन। यह हमारे जो सारे सिम्टम्स है वो है नेगेटिव सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिथियम टॉक्सिसिटी इज मोस्ट लाइकली व्हेन द पेशेंट इज। लिथियम की टॉक्सिसिटी जब होती है वो कब हो सकती है? ऑप्शन ए टेकिंग एंटासिड, ऑप्शन बी ऑन ए लो सोडियम डाइट, ऑप्शन सी ऑन ए हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन डी ड्रिंकिंग एक्सेसिव वाटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑन ए लो सोडियम डाइट। टेकिंग एंटासिड, एंटासिड जो होती है वो इंटरफेयर करती है लिथियम के एब्जॉर्प्शन के साथ में, लेकिन यह डायरेक्टली टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती है। ऑन ए लो सोडियम डाइट, लो सोडियम इंक्रीज करता है लिथियम के रीएब्जॉर्प्शन को, जिससे लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। हाई प्रोटीन डाइट जो कि हमें ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है, हाई प्रोटीन डाइट का लिथियम पर कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। लास्ट है हमारा ड्रिंकिंग एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव वाटर में डायल्यूट लिथियम बट नॉट कॉज टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए पेशेंट विद सुसाइडल आइडिएशन इज। सुसाइडल आइडिएशन वाले पेशेंट के अंदर हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा? ऑप्शन ए रिस्क फॉर इंजरी, ऑप्शन बी डिस्टर्ब द थॉट प्रोसेस, ऑप्शन सी रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, ऑप्शन डी इनइफेक्टिव कॉपिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। जब हम किसी सुसाइडल आइडिएशन वाले पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस है वो डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा टू एंश्योर द पेशेंट्स इमीडिएट सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर सुसाइडल आइडिएशन है तो हमारा सेफ्टी मेन कंसर्न रहता है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा, द थेरापेटिक लेवल ऑफ लिथियम फॉर मेंटेनेंस इज। लिथियम का जो मेंटेनेंस होता है उसका थेरापेटिक लेवल क्या होता है? ऑप्शन ए 0.2 to 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी 1.5 to 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन डी अबव 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है हमारा थेरापेटिक मेंटेनेंस रेंज है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए 0.2 से 0.5 मिली इक्विवेलेंट, तो यह हमारा सब थेरापेटिक रेंज के अंदर आ जाता है। ऑप्शन सी की हम बात करें 1.5 to 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यह हमारे टॉक्सिक रेंज के अंदर आ जाती है। और अबव 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो यहाँ पर हमें लिथियम का सीवियर टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ए पेशेंट विद ओसीडी इज फाउंड वॉशिंग हैंड्स रिपीटेडली, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला एक पेशेंट है जो कि रिपीटेडली हैंड वॉश कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या रहेगा? ऑप्शन ए स्टॉप द बिहेवियर इमीडिएटली, ऑप्शन बी अलाउ बिहेवियर एंड इग्नोर इट, ऑप्शन सी लिमिट द बिहेवियर एंड हेल्प एक्सप्लोर फीलिंग्स, ऑप्शन डी डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट विद टीवी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लिमिट द बिहेवियर एंड हेल्प एक्सप्लोर फीलिंग्स। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए स्टॉप द बिहेवियर इमीडिएटली। अगर हमने उस पर्सन का जो बिहेवियर है उसे सडनली स्टॉप कर दिया इमीडिएटली, तो इससे क्या होगा, उस पर्सन के अंदर एंजाइटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यह हमारा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं है। ऑप्शन बी है हमारा अलाउ बिहेवियर एंड इग्नोर इट। इग्नोर करना भी हमारा एक थेरापेटिक रिस्पॉन्स के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट को मैनेज करने के लिए सपोर्टिव लिमिट सेटिंग एंड एड्रेसिंग द अंडरलाइंग एंजाइटी इज आइडियल चॉइस। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट विद टीवी। टीवी के साथ उसे डिस्ट्रैक्ट करना हमारा एक टेम्पररी हो गया।
टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एड्रेस द इश्यूज। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी को जाता है, लिमिट द बिहेवियर एंड हेल्प एक्सप्लोर फीलिंग्स। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम देखने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? ऑप्शन ए isthmus ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी ओवरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इम्प्लांट हो गया है। यह मोस्ट कॉमनली फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है और फैलोपियन ट्यूब का वाइडेस्ट पार्ट है हमारा एम्पुला, जो कि मोस्ट कॉमन साइट है फॉर एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सा निम्न में से एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा? ऑप्शन ए ट्विन प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्रीवियस सिजेरियन विद क्लासिकल स्कार, ऑप्शन सी ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रीवियस सिजेरियन विद क्लासिकल स्कार जो है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी को भी अंडर सुपरविजन हम वेजाइनली डिलीवर कर सकते हैं। प्रीवियस सिजेरियन विद क्लासिकल स्कार यह हमारा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी के लिए उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर यूटेराइन रप्चर का जो रिस्क होता है वो ज्यादा हाई होता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन भी वेजाइनल डिलीवरी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यह एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर नहीं आता है। कुछ ब्रिज प्रेजेंटेशन का साइट ऐसा रहता है जिसमें कि हम वेजाइनल डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। पीआईएच की कंडीशन के अंदर भी हम अंडर सुपरविजन वेजाइनली डिलीवर किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, बेस्ट मेथड टू असीज फिटल वेलबींग इन ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर फिटल वेलबींग को असिस्ट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा? ऑप्शन ए लियोपोल्ड्स मैनुअल, ऑप्शन बी फिटल किक काउंट, ऑप्शन सी बायोफिजिकल प्रोफाइल, ऑप्शन डी मेजरमेंट ऑफ फंडल हाइट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बायोफिजिकल प्रोफाइल। लियोपोल्ड्स मैनुअल से हम जो होता है फिटल की पोजीशन को ओनली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिटल किक काउंट भी जो है हमें फिटल वेलबींग के असेसमेंट में हेल्पफुल नहीं है। बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है यह हमारी फिटल वेलबींग के हाई रिस्क प्रेगनेंसी है यानी उसके असेसमेंट के लिए यूजफुल रहता है। इसके अंदर हम फिटल टर्न, फिटल ब्रीदिंग मोमेंट, फिटल मोमेंट, इसी के साथ ही एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यह बेस्ट मेथड है फॉर द असिस्ट फिटल वेलबींग इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। मेजरमेंट ऑफ फंडल हाइट को मेजर करके आप गेस्टेशनल एज जो है उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए 32-week pregnant woman present with sudden painless vaginal bleeding, what is your first nursing action? एक 32-week प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि सडन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट हुई है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए परफॉर्म वेजाइनल एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी चेक फिटल हार्ट साउंड एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन, ऑप्शन डी गिव IM मिथाइल एर्गोमेट्रिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी चेक फिटल हार्ट साउंड एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन। ऑप्शन ए परफॉर्म वेजाइनल एग्जामिनेशन यह हमारा राइट नहीं है। पेनलेस ब्लीडिंग हमें यहाँ पर दिया गया है जो कि इंडिकेट कर रही है प्लेसेंटा प्रीविया को, और प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन के अंदर वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन को। एंटीपार्टम ब्लीडिंग में ऑक्सीटोसिन का कोई रोल नहीं है। चेक फिटल हार्ट साउंड एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन यह हमारा राइट एक्शन रहेगा और यह इसेंशियल और सेफ एक्शन भी है। गिव IM मिथाइल एर्गोमेट्रिन यह जो होता है हमारा PPH की कंडीशन में काम में आता है। यहाँ पर हमें एंटीपार्टम ब्लीडिंग दिया गया है जहां पर कि मिथाइल एर्गोमेट्रिन का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, व्हाट अकर्स ड्यूरिंग द लेटेंट फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लेटेंट फेज के अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए सर्विक्स डायलेट फ्रॉम 8 to 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सर्विक्स डायलेट फ्रॉम 0 to 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सर्विक्स डायलेट फ्रॉम 4 to 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बेबी इज डिलीवर्ड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सर्विक्स डायलेट फ्रॉम 0 to 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को फर्दर 3 फेज के अंदर डिवाइड किया गया है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट देख रहे हैं सर्विक्स डायलेट फ्रॉम 8 सेंटीमीटर, यह होता है ट्रांजिशन फेज के अंदर। फिर आता है हमारा 0 to 3 सेंटीमीटर, यह लेटेंट फेज के अंदर होता है और सर्विक्स का डायलिटेशन
4 to 7 सेंटीमीटर जो होता है वो एक्टिव फेज के अंदर होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम देखने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा हमारा, ए पेशेंट विथ क्रॉनिक किडनी डिजीज डेवलप कंफ्यूजन, ट्रीमर एंड एस्टेरिक्सिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज। एक पेशेंट है हमारा सीकेडी वाला, वो डेवलप कर रहा है यहाँ पर कंफ्यूजन, ट्रीमर और एस्टेरिक्सिस के कंडीशन को, तो इसका कारण क्या होगा। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया को। हाइपरकैलेमिया कैन कॉज एरिथमिया बट नॉट कंफ्यूजन और ट्रिमर्स। हाइपोकैल्सीमिया की बात करते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टिटेनी हो सकता है लेकिन कंफ्यूजन नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी। सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर यूरिया और टॉक्सिन के एक्यूमुलेट होने की वजह से यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी डेवलप होती है और जिसके साइन के तौर पर आपको देखने को मिलेगा कंफ्यूजन, ट्रिमर और एस्टेरिक्सिस जैसी कंडीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस जो है सीकेडी के साथ में होने के चांसेस कम रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, ए पेशेंट विद सिरोसिस डेवलप एसाइटिस, Which medication is most appropriate to manage fluid retention? एक सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर डेवलप हुआ है एसाइटिस, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी मेडिकेशन रहेगी जो कि अप्रोप्रिएट रहेगी टू मैनेज फ्लूइड रिटेंशन। ऑप्शन ए स्पाइरोनोलैक्टोन, ऑप्शन बी फुरोसेमाइड, ऑप्शन सी मैनिटोल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन फर्स्ट लाइन डायूरेटिक है हमारी सिरोसिस रिलेटेड एसाइटिस के केस में। उसके बाद हम देखेंगे फुरोसेमाइड को। फुरोसेमाइड जो होती है उसे हम एज ए एडजंक्ट यूज में ले सकते हैं लेकिन यह नॉट ए फर्स्ट लाइन इन सिरोसिस कंडीशन। मैनिटोल की अगर हम बात करते हैं तो यह जो रहता है सेरिब्रल एडिमा के अंदर हमारी चॉइस के अंदर आ जाता है, नॉट फॉर एसाइटिस रिलेटेड टू सिरोसिस। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की। इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन सिरोटिक एसाइटिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच ईसीजी चेंज इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर हाइपरकैलेमिया। कौन सा ऐसा ईसीजी चेंजेस है जो कि मोस्ट स्पेसिफिक है हाइपरकैलेमिया के लिए। ऑप्शन ए एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ऑप्शन बी यू वेव्स, ऑप्शन सी पिक्ड टी वेव्स, ऑप्शन डी पीआर इंटरवल शॉर्टनिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पिक्ड टी वेव। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इस्चेमिया की कंडीशन में होता है ना कि हाइपरकैलेमिया में। यू वेव की हम बात करते हैं तो यू वेव हमें हाइपोकैलेमिया के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है। पिक्ड टी वेव जो होती है हमें हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर अर्लीस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक साइन रहता है। ऑप्शन डी के अंदर है हमारा पीआर इंटरवल शॉर्टनिंग। इन लेट स्टेज क्या होता है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन होता है ना कि शॉर्टनिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा पिक्ड टी वेव। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विच ड्रग इज यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कौन सी ड्रग होती है जिसे यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए पायरिडोस्टिग्मिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी एड्रोफोनियम, ऑप्शन डी नियोस्टिग्मिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एड्रोफोनियम। अगर हम बात करते हैं पायरिडोस्टिग्मिन की, इट यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बट नॉट फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रोपिन की। एट्रोपिन जो होती है वो यूज में ली जाती है टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया और कॉलिनर्जिक क्राइसिस के साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पर हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जो चाहिए उसमें यूज में नहीं लेते हैं। एड्रोफोनियम हमारा राइट आंसर रहेगा। शॉर्ट एक्टिंग एंटी कॉलिनेस्टेरॉइड्स होती है जो कि यूज की जाती है इन टॉन्सिलन टेस्ट फॉर रैपिड डायग्नोसिस इन मायस्थीनिया ग्रेविस। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन एक लॉन्ग एक्टिंग है, यूज्ड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी, विच विटामिन डेफिशिएंसी शुड बी एंटिसिपेटेड इन लॉन्ग टर्म। एक नर्स है जो कि पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी वाले पेशेंट की केयर कर रही है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के अंदर कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ई। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन B12। हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो है हमारी पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी। आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से परनिशियस एनीमिया हो सकता है और विटामिन B12 जो होती है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से परनिशियस एनीमिया होगा। इसीलिए हम विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन ऐड करते हैं।
इसके अलावा हमें यहाँ पर जो दिया गया है विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, यह इतने ज्यादा अफेक्ट नहीं होते बाय गैस्ट्रेक्टोमी।